Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जय हो, दिस इज विनय विराट, वेलकम टू चरमंगल। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, मैरिज इश्यूज। बच्चे बड़े हो गए हैं, लड़की 30 साल की हो गई है, लड़का 32 साल का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। अक्सर लोग अपने बच्चों की कुंडली दिखाते हैं और एक चीज पूछते हैं कि हाँ हमारे बच्चों की एज हो गई लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो इसके शादी के योग कब पे हैं, या इसके कोई कालसर्प योग है, मंगल दोष है जिसके कारण इसकी शादी में बाधाएं आ रही है, तो हम वो रेमेडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि शादी के मैटर में ज्योतिष ज्यादा काम नहीं करती है। ये बड़ी विचित्र बात होगी, क्योंकि जब भी आपके बच्चों की एज होती है और शादी नहीं होती, आप सबसे पहले उसकी कुंडली लेकर ज्योतिष के पास दौड़ते हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज समझे, कई सारे कम्युनिटी में 100 लड़कों के सामने 88 लड़कियां हैं। इसका मतलब ये समझे कि जो बचे हुए 12 लड़के हैं उनके शादी के योग होते हुए भी शादी नहीं होगी। जो बचे हुए 12 लोग हैं, भले ही उनकी कुंडली में शादी के योग हो, लेकिन फिर भी उनकी शादी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपके बच्चे 18-20 साल के होते हैं। अगर आपकी कम्युनिटी की जो आइडियल एज है, जैसे जैन कम्युनिटी में 25 साल एक आइडियल एज है, पंजाबी कम्युनिटी में शायद 29-30 साल एक आइडियल एज है, सिंधी कम्युनिटी में थोड़ा और ज्यादा एज है, उस आइडियल एज पर बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। अब वो आइडियल एज अगर क्रॉस हो गई है तो भले ग्रह कुछ भी करे, आपके पास ऑप्शन कम होते जाएंगे। जैसे आपका बच्चा 22 साल का है तो आपके पास साल के 20 ऑप्शंस आते हैं, 25 का हुआ तो ये ऑप्शंस 10 हो जाएंगे, 28 का है तो ये ऑप्शन 5 हो जाएंगे, अगर वो बच्चा 30 साल का हो गया तो ये ऑप्शंस 2 हो जाएंगे। इसके लिए अब 21 साल 22 साल का आपका बच्चा या बच्ची है तो आप अपने सारे सिलेक्शंस लेकर बैठिए, कुंडली मिलान कीजिए। लड़की के लिए लड़की कहती है लड़का सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, फैमिली देखती है कि घर घराना अच्छा हो, सब कुछ देखिए। लेकिन अगर वो 25 साल का 26 साल का हो गया तो शायद 1-2 चीजें आपको कॉम्प्रो करनी पड़ेगी। अगर ये 30 साल का है तो शायद आपको और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए शादी के मैटर में कुंडली से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे की एज क्या है और आपकी कम्युनिटी की एज क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे महत्वपूर्ण ज्यादा ये है कि जब भी आपके बच्चे बड़े हुए 18 क्रॉस करें उस समय उनके पेरेंट्स को ज्यादा सोशल हो जाना चाहिए। ज्यादा सोशल मतलब क्या, उनको अपने हर रिलेटिव की शादी अटेंड करनी चाहिए, अपने सर्कल की शादी अटेंड करनी चाहिए, ताकि वो लोगों में कम्युनिकेट कर सके। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है और उसमें जैन जैसी कम्युनिटी है, वहां पे लड़कों के पेरेंट्स की वजह से उनके शादी संबंध होते हैं। क्योंकि सोचिए, एक आदमी अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो 20 इयर्स, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या सी कुछ भी कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो 22-23 साल का हो जाएगा, फिर 2-3 साल ट्रेनिंग करेगा, 25 साल तक तो वो अंडर ट्रेनिंग क्रॉस होएगा और 25 साल तक तो हमारे कम्युनिटीज में शादी हो जाती है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, लड़का वेल सेटल है या नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका लड़का सेटल होगा 30 साल में और आपकी कम्युनिटी की एज 25 साल है आइडियल एज शादी की, तब तो ओवर एज हो जाएगा। इसके लिए जिन कम्युनिटी में आइडियल एज 25-26 साल है उनके पेरेंट्स को ज्यादा सोशल हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे उतना आपके बच्चों की शादियों के लिए अच्छा है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अगर आपके बच्चे 18-20 साल क्रॉस कर गए हैं और शादी के लिए आइडियल एज के आसपास है तो उनको भी थोड़ा सोशल होना चाहिए। सोशल कैसे, जैसे उनके कजिन्स की शादी है तो जैसे कोई संगीत प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पे डांस करें, कोई और चीजें हैं लोगों से मिले जुले, ताकि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड हो। कल कोई लड़के वाला कहे कि हमको कोई लड़की बताइए या लड़की वाला कहे कि वो लड़का बताइए, तो वो व्यक्ति के जो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है वो उस समय बता पाएगा कि उनके यहाँ मैं गया था, उनके एक भतीजी या भांजी है
वो विवाह योग्य है, वो अच्छा घर घराना है, आप वहां पे कर सकते हैं। तो बजाय आप 27-28 वर्ष के बच्चे की एज होने पे जो कुंडली लेके ज्योतिष के पास घूम रहे हैं, कुंडली मिलान कराइए, उससे बेटर है कि आप ये चीज कीजिए। अगर आपका बच्चा 30 साल क्रॉस कर गया है और आपकी कम्युनिटी की एज 25 है, तो आप जैसे मैरिज पोर्टल है, marriage.com, sari.com जो भी है, उन पर रजिस्टर कराइए, तो वहां पे आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो मित्रों, ये कुछ विवाह को लेके प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने शेयर की। अब आप ज्योतिष में जाते हैं तो ज्योतिष में बाधाएं क्या होती है? जनरली जैसे लड़की की शादी नहीं होती है तो एक पुखराज उसको सजेस्ट किया जाता है। उसका कारण है कि पुखराज जो है लड़की की कुंडली में एक कारक ग्रह होता है, तो उसको बल देने से शादी के योग प्रबल होते हैं। ठीक है, अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसको मंगलवार के एकासन करवाए जाते हैं, जिससे मंगल का दोष कम हो गए। तो ये चीजें जो है, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा काम करेगा, ज्योतिष का पार्ट है कुछ हद तक काम करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कुछ जैसे कालसर्प योग की बाधा है तो वो दूर करानी पड़ती है। कई बार अगर विवाह स्थान में कालसर्प योग हो गया तो उसकी पूजा कराने से विवाह योग प्रबल हो जाते हैं। तो हमें ज्योतिष का सपोर्ट ले, लेकिन हमें प्रैक्टिकल पार्ट भी करना पड़ेगा। आपको लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलनसार रहना पड़ेगा, जिससे आपको मोर पॉसिबिलिटीज पता चले। तो ये तो होगी शादी तक की बात। अब कई लोग पूछते हैं कि शादी की आइडियल एज क्या है? तो मित्रों, सब कम्युनिटी में अलग अलग है, लेकिन जो मेडिकल साइंस कहती है वो ये कहती है कि शादी की आइडियल एज 25, और जो भी बच्ची और प्रेगनेंसी की जो सारी चीजें, एक बच्चा 2 बच्चा, वो 30 साल से पहले हो जाए तो ऐसे लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, ट्रेंड है 27-28 तक बच्चा कहता है मैं सेल्फ डिपेंडेंट होऊंगा या मुझे खुद कुछ करना है फिर मैं शादी करूंगा। ये उसकी अपनी चॉइस है। अगर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है तो यू कैन गो, जब आपकी मर्जी है। अदरवाइज आपको अपने कम्युनिटी की आइडियल एज पे अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, मेरा ये सजेशन है। अब शादी के बाद का पार्ट आता है। कई लोग जिनकी शादी नहीं होती तब तक तो शादी की टेंशन, शादी होने के बाद में कभी पति से नहीं बनती, कभी ईगो इश्यूज आते हैं, कभी झगड़े होते हैं, कभी सास से नहीं बनती। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। एक प्रश्न जो मुझे हमेशा किया जाता है वो ये है कि क्या पहले कुंडली नहीं होती थी क्या? तो मैं कहता हूं होती थी। तो पहले इतने डिवोर्स नहीं होते थे, अब इतने डिवोर्स होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहले की परिस्थिति में देखिए कि जब लड़का लड़की की शादी होती थी तो इतनी बंदी से नहीं होती थी। पहले के टाइम में लड़की एक सीमित जीवन जीती थी, उसको इतना फ्रीडम नहीं था। तो उसके कारण जैसे सूर्य और मंगलिक दोष के कारण जो कारण आज डिवोर्स होते हैं, वो डिवोर्स होते हुए भी लड़की एडजस्टेबल हो जाती थी। लेकिन आजकल वो योग एकदम फलित हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हल्की सी भी कोई बातचीत हुई, लड़की ने अपने पेरेंट्स को फोन किया कि मेरा इनसे झगड़ा हुआ, ये मेरे सुनते नहीं है, तो पेरेंट्स ने भी उनको कहा कि तुम वापस आ जाओ, अपन कोई दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। तो सेकंड मैरिजेस की पॉसिबिलिटी बढ़ने के कारण डिवोर्सेस भी बढ़ गए। पहले ऐसे ऑप्शन नहीं थे, पहले सेकंड मैरिजेस इजी नहीं होती थी, इसलिए जब लड़की को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके पेरेंट्स कहते थे बेटा अब यही लाइफ है, इसी के साथ एडजस्ट करो। और अब फ्रीडम होने की वजह से सेकंड मैरिजेस होती है। तो मैरिज जो है वो किस कारण से बिगड़ती है? तो टोटल अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखें तो 4 ग्रह के कारण मैरिज बिगड़ती है। नंबर 1 सूर्य। अगर आपके मैरिज हाउस पे सूर्य का प्रभाव है तो इसका मतलब आपके पार्टनर से ईगो इश्यूज होंगे। ठीक है, अगर आपके मैरिज हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो आपके पार्टनर से झगड़े होंगे। हर चीज को लेके कभी वो जिद करेगा कि मैं ये करूंगा, आप जिद करोगे कि मुझे ऐसा ही चाहिए। मंगल मतलब जो ग्रह झगड़े का कारक है। फिर तीसरा ग्रह आता है शनि। शनि ग्रह के कारण क्या होता है? शनि ग्रह जब आप कोई कपल को देखते हैं, जो दो व्यक्ति है उसमें अच्छी केमिस्ट्री आपको नहीं दिखती है, आपको लगता है कि इसमें से अट्रैक्शन मिसिंग है, इस कपल की मैरिड लाइफ में अट्रैक्शन मिसिंग है, तो उसका कारण है शनि। शनि का मतलब है कोई एक पार्टनर दूसरे को लेके अट्रैक्शन फील नहीं करता, वो उसे को लेके नापसंदगी फील करता है। फिर चौथा ग्रह है राहु। राहु भी शनि का प्रभाव नहीं देता है, उसे अपने
पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसका वो पार्टनर है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता, ये कारण है। तो कुल 4 ग्रह के कारण मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है। अब एक ग्रह का प्रभाव है तब तो उसकी रेमेडी करके आप अपनी मैरिज लाइफ को अच्छी कर सकते हैं, लेकिन इन 4 में से 2 ग्रह का मैरिज हाउस पे प्रभाव है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो आएगी ही। जैसे जैन धर्म में कहते हैं निकाचित कर्म, वैसे ही ज्योतिष में कुछ होता है निश्चित योग। निश्चित योग का मतलब है जब भी इन 4 में से 2 पाप ग्रह आपके मैरिज हाउस को देखते हैं, इसका मतलब है कि आपकी मैरिज हाउस चार्मिंग नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लीजिए वो चार्मिंग नहीं हो सकती। तो अब इस स्थिति में क्या, इस स्थिति को समझे। कई बार हम बिजनेस करते हैं, हम एक बिजनेस करते हैं, 2 बिजनेस करते हैं और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो हमारा माइंड एक चीज एक्सेप्ट करता है कि शायद मेरे भाग्य में एक एवरेज पैसा ही लिखा हुआ है। अब आपको वो चीजें इतनी ट्रबल नहीं करती। ठीक इसी तरह अगर आपकी मैरिज लाइफ एवरेज रहने का निश्चित योग है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट इसलिए करना जरूरी है कि जब एक वाइफ अपने हस्बैंड से कुछ चीजें एक्सपेक्ट करती है, उससे कुछ अपेक्षाएं करती है और वो पूरी नहीं होती है तो उसको तकलीफ होती है और वही तकलीफ मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। अब मान लो निश्चित योग है तो उसने वो चीज एक्सेप्ट कर दी कि भाई मेरी मैरिज लाइफ इतनी एवरेज ही है, तो वो नई चीजें एक्सपेक्ट नहीं करेगी और जहां एक्सपेक्टेशन नहीं है तो उनके पूरा नहीं होने का दुख भी नहीं है। इसलिए कई बार मैं लोगों को यही काउंसलिंग करता हूं कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आपकी मैरिज लाइफ एवरेज है। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बार बार कुछ ऊंची अपेक्षाएं बांधेंगे, ऊंची एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो नहीं पूरी होगी तो आपको बहुत दुख होगा, जिसके कारण आप मैरिज लाइफ और ज्यादा बुरी कर देंगे। अब ये तो हुई निश्चित योग की बात। निश्चित योग में तो भगवान भी कहते हैं निश्चित योग से व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है, भले ही उसको कुछ बदल दो लेकिन उससे उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में निश्चित योग नहीं है, सिर्फ एक ग्रह का प्रभाव है, जैसे मान लो सूर्य का प्रभाव है और आपके पार्टनर से ईगो इश्यूज हो रहे हैं, और वहां पे संभावना है कि आपका डिवोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे केस में जहां आपके और आपके पार्टनर के ईगो इश्यूज हो रहे हैं तो एक बार हमने चेक कीजिए क्या वो सूर्य के कारण है या आपको ये श्योर है कि ईगो के कारण इश्यूज हो रहे हैं, तो आप उसकी रेमेडी कर ले। आप संडे को एकासन करें, व्रत करें और उसमें नमक का प्रयोग नहीं करें, ऊपर से नमक नहीं ले। नंबर 1 चीज। दूसरा, आप रोज सूर्य को जल चढ़ावे। इससे जो सूर्य का दोष है वो सेटल डाउन होगा और आपकी मैरिज लाइफ में जो ट्रबल आ रही है वो सेटल होगी। दूसरा, मंगल। जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में रोज झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब किसी एक का मंगल स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में आप मंगलवार का व्रत करें। मंगलवार का व्रत करने से मंगल का दोष शांत होगा और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी। अब इस क्रम में एक चीज और समझिए, मांगलिक की शादी मांगलिक से क्यों होगी। पहले ये समझे कि मांगलिक दोष होता क्या है। कुंडली में कुछ 12 घर होते हैं। 12 घरों में से जब मंगल पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वें घर में होगा तो कुंडली मांगलिक दोष वाली कुंडली होगी। इसका मतलब हर 12 आदमी से 5 आदमी को मांगलिक दोष होता है। ठीक है, मांगलिक की शादी मांगलिक करने से वो मंगल दोष न्यूट्रल हो जाता है। जैसा अपन मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते थे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक इसी तरह मंगलिक की शादी मांगलिक के करने से वो मंगल दोष दूर हो जाता है। इसलिए अगर आपके बच्चा या बच्ची प्योर मांगलिक दोष से पीड़ित है तो उसकी शादी मांगलिक से ही करें तो मंगल का दोष दूर होगा। फिर तीसरा है शनि ग्रह। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो ये दोष है शनि ग्रह के कारण। तो आप शनिवार को व्रत करना शुरू करें, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या ड्रिंक करते हैं तो सैटरडे को नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज और ड्रिंक ना करें, उससे शनि ग्रह का सुधार होगा, शनि ग्रह का दोष दूर होगा। और ठीक राहु ग्रह के अंदर भी यही करें। तो कुल मिलाकर जिन 4 ग्रहों के कारण आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ये उससे उसकी रेमेडी हो जाएगी, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। जय हो।